ऑलमोस्ट 80 टू 90% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रह जाते हैं कि हमें भी नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, नीट में अच्छे स्कोर्स, अच्छी रैंकिंग लेकर आनी है। बट रियलिटी में कुछ नहीं करते, कोई एफर्ट्स नहीं होते उनके, कोई प्रेपरेशन की तरफ ध्यान नहीं होता। वो सिर्फ वीडियोस देखकर एक दो दिन के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, बट बाद में कुछ नहीं करते। तो उतने में हमारा एग्ज़ाम आ जाता है और फिर हम किस्मत के भरोसे बस पेपर देने चले जाते हैं। तो ऐसे भी किस्मत के भरोसे तो कुछ होने नहीं वाला। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है भी एक्चुअल में कंपटीशन जितना हमें देखने को लगता है उतना है नहीं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ उन्हीं बच्चों में है जो एक्चुअल में, जो रियलिटी में स्टडी कर रहे हैं, प्रेपरेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बनाकर सुबह 4 बजे उठते हैं और नीट एग्ज़ाम के लिए स्टडी करते हैं या फिर लेट नाइट जाकर स्टडी करते हैं। तो आप भी चाहे सुबह 4 बजे उठकर देख लेना कि आपके साथ के कितने ऐसे बच्चे हैं जो उस वक्त उठकर नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में लगे हुए हैं। आपको शायद ही कोई ऐसा बच्चा अपने आसपास का, आपका कोई दोस्त, शायद ही ऐसा कोई मिले। तो इससे हमें आइडिया ये मिला भी कंपटीशन उतना है नहीं, तो कंपटीशन सिर्फ उन्हीं बच्चों में है, उन्हीं अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% बच्चों में है जो एक्चुअल में प्रेपरेशन पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपको उन्हीं में से एक पहले तो ठीक है बनना होगा। तो मोस्टली बच्चे इस वक्त ऐसे ही हैं कि जिनको क्लास 11th का सिलेबस बिल्कुल नहीं याद, बट क्लास 12th की तो आपने अभी अभी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसका तो चलो आपको मैं मान लेता हूं कि 60 टू 70% तो याद होगा ही। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हमसे तो अब हो ही नहीं सकता, ये तो है ही बहुत डिफ़िकल्ट, ये तो अब होगा ही नहीं। अभी आपके पास ठीक है ना टाइम है, तो अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 डेज़ हैं, हम ये मानकर चलते हैं। तो आप इतने टाइम में भी अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो। तो पहले तो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ और खुद पर यकीन करो कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आप लोग प्रेपरेशन में जाएंगे, स्टडी अच्छे से करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। अकेला सोचने से भी ये हो जाएगा बट एक्शन कोई आपने उसकी तरफ लिया नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। तो आपको पहले एक स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है, फिर अपने आप पर यकीन बनाना है कि मुझसे ये हो जाएगा, और फिर साथ में स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, डेली टू डेली आपने स्मॉल स्टेप्स के साथ आगे की तरफ चलते जाना है, तो ही ये सब कुछ होने वाला है। अगर आपने 5-6 दिन अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आपको बाद में ठीक है ना खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि ये मुझसे हो सकता है। तो अब हम लोग आते हैं अभी जो हमारा सिलेबस क्या है। अब देखो, मैं यहाँ पर मेनली पहले बात करूँगा कि जो आपका यह कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है ना, 11th का और क्लास 12th का, ठीक है, दोनों का सिलेबस अगर आप लोग रलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का सिलेबस अगर आप लोग चेक करें तो इसमें क्या है कि भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपने यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाए। जितने सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं वो आपने रीड किए हों, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने एक बार रीड आउट करके याद किए हों। क्योंकि अगर हम लोग नीट पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हैं अभी, तो ये आपके सीबीएसई या फिर आईसीएसई एग्ज़ाम्स के लेवल का ही होता है। तो आपने सिंपली जैसे आपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है वैसे ही आपने नीट के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ ज़्यादा आपको खास एक्स्ट्रा एफर्ट की इसमें खास नहीं ज़रूरत, बस यही बात है कि आपने कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, ठीक है, और आपने रूटीन में अपना डेली टू डेली सिलेबस की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि होता क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि हमें इस साल का सिलेबस तो आता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट, तो हम उसी के भरोसे ही चले जाते हैं और क्लास 11th के ज़्यादातर टॉपिक हमारे स्किप हो जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, चाहे आप लोगों की केमिस्ट्री हो। अब देखो भी, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए ताकि हमारी फीस भी ज़्यादा ना लगे, तो एक अप्रोक्सीमेटली आपको कि आपके 720 में से 600 प्लस जाएं, तो इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स में से ही अच्छा स्कोर करना होगा, ठीक है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। तो मैं इस वीडियो में आपको स्पेशली बताऊंगा कि आप लोग केमिस्ट्री में से 180 में से एटलीस्ट 160 तक कैसे जा सकते हैं। तो हमारे पास 45 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस में से आने वाली हैं। तो उसके आपके 180 नंबर यहाँ पर ठीक है बन जाते हैं। तो आप 150 प्लस 160-70 के बीच कैसे स्कोर कर सकते हैं
उसके बारे में हम यहाँ पर मेनली बात करने वाले हैं। तो भी सबसे पहले आप लोग अगर सिलेबस को चेक करेंगे तो टोटल 20 यूनिट हैं, 20 यूनिट्स हैं इसमें। एक यूनिट है अबाउट दी प्रैक्टिकल, जो आपकी प्रैक्टिकल्स आते हैं, ठीक है, इन 2 सालों में। उसके ऊपर भी आपको 1 या 2 प्रॉब्लम्स हमेशा देखने को मिलती हैं। और बाकी के जो 20 यूनिट है वो हाफ हाफ आप लोगों का, ठीक है, सिलेबस है 11th और क्लास 12th का। तो दोनों का ही इक्वल सिलेबस है, वहाँ पर वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है। बोर्ड सिलेबस से एक्स्ट्रा भी हमें यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर रीड आउट करना होगा। तो इसमें आपको पी ब्लॉक के सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स की स्टडी करनी है कि कैसे उनमें जर्नल प्रॉपर्टीज़ का जो बिहेवियर रहता है, उनकी रेक्टिविटी वगैरह का, ठीक है, बिहेवियर रहता है, तो वो आपको अच्छे से रीड आउट करना है। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आपको सिंपल से ही आ जाते हैं। अगर आपने इन सभी टर्म्स को याद रख लिया अच्छे से तो आपको ये सिंपली सब कुछ याद हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने भी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 11th के सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? तो भी क्लास 11th के तकरीबन आप लोगों के 10 चैप्टर्स हैं, तो एक चैप्टर आपने 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। तो हम लोग 20 दिन इसके मानकर, ठीक है, चलते हैं, क्योंकि इतना तो है नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं कुछ भी याद होगा। तो अब इन 2 दिनों में आपने एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है वो अब ध्यान से, ठीक है, सुनो। अब देखो, अगर आपको बिल्कुल नहीं कुछ भी याद तो यूट्यूब है आपके पास, ठीक है, उठाओ यूट्यूब, ओपन करो। तो जो चैप्टर आपने स्टार्ट करना है उसकी 1 शॉट वीडियो एक बार, ठीक है, सुन लो, ठीक है। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की आपको कोई भी 1 शॉट वीडियो मिलती है, उसको एक बार सुन लो। सुनना इसलिए है आपको याद आ जाए कि उसमें क्या क्या था, ठीक है। फिर आपने, अगर आपके पास कोई नोट्स हैं अच्छे, ठीक है ना, क्लास 11th के, वो उठा लो। अदरवाइज आपने कोई रेफरेंस बुक उठा लेनी है। अगर रेफरेंस बुक उठा लोगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको मतलब अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक में इसमें, ठीक है ना, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब कुछ वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास रेफरेंस बुक है, तो आपने उसमें से चैप्टर को रीड आउट करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को सोल्व आउट करना है, एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज को सोल्व आउट करना है। अब ये मत सोचना कि भी एनसीईआरटी में तो हमें थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, वो तो वहाँ पर आने नहीं वाले, वहाँ पर तो सिर्फ एमसीक्यू आएंगे, ऐसा नहीं है भी। एमसीक्यू भी थ्योरी क्वेश्चन में से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे आप लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर होते हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हो, सिमिलरली आपने टॉपिक टू टॉपिक रीड करो, ठीक है, और साथ में प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करो। प्रॉब्लम सोल्विंग से ही आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है ना। पेपर में मेन पॉइंट क्या है कि आपने वो टॉपिक रीड किया था, आपको उसके पॉइंट याद रह गए, तो आपका एमसीक्यू आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो वो याद कैसे होने वाले हैं? जब आप लोग उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो ये 2 दिन में आपने एक चैप्टर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा इस सिलेबस को 20 दिन में क्लास 11th के सिलेबस को आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है? फिर जो अगले आपके भी 10 से, ठीक है ना, 15 दिन हैं, उसमें आपने इस साल का जो सिलेबस, जिसका एग्जाम आपने अभी अभी, ठीक है, दिया है, तो वो आपके, ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर भी हो सकता है, क्योंकि आपने वो सभी कुछ सिलेबस इसी साल एग्जाम के वक्त, ठीक है, प्रिपेयर ऑलरेडी किया था। तो एक बार गो थ्रू हो जाएं, रिवाइज कर लें अच्छे से, एक्सरसाइजेस को रिवाइज सभी को अच्छे से आप लोगों ने रीड आउट कर देना है, एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज वगैरह को सोल्व कर लें। तो ऐसे आप लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 डेज में ये एम रखना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और फिर रही बात जो आखिर के आप लोगों के तकरीबन 1 हफ्ता होगा, उसमें क्या होगा आपके पास, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। उसमें आप लोगों ने भी अब क्या करना है कि नीट के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, या फिर आप लोगों ने कोई बुक, ठीक है, जिसमें नीट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स या उसके पेपर दिए हों, ऐसी बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने 1-2 बुक्स के बारे में, ठीक है ना, सुजेस्ट किया है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो उस बुक को उठाओ, उसमें से आपने 1 by 1 प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। अब देखो, उस वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब इसमें क्या होगा, जब आपने पहली प्रॉब्लम ओपन की, अगर आपको आती है, आपको टॉपिक याद है, तो अच्छा है, आपका सोल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आती नहीं, सोल्व नहीं हो पा रही, उस टॉपिक को ओपन करो। इतना तो आइडिया हो जाएगा ना कि ये कौन से चैप्टर में से है। उस टॉपिक को ओपन करो, उस टॉपिक को रीड आउट करो, ठीक है, तो फिर उसका आंसर देखो। क्लियर है? तो ऐसे आपका वो टॉपिक भी, ठीक है ना, दोबारा से रिवाइज हो गया, और वो आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपने 3, 4, 5, 6 पेपर जितने सोल्व कर सकते उतने आपने सोल्व किए, तो एक पेपर से आपको, ठीक है, 15 से 20 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको अभी याद होंगे नहीं, तो आपको वो रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ऐसे आपके 50-60 टॉपिक आराम से रिवाइज हो जाएंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से एमसीक्यू मिलता है मुझे टॉपिक में से। अब
एक और है भी इसमें बात कि अगर आपने पहले से ही क्लास 11th 12th का सिलेबस किया था, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पहले भी कुछ सिलेबस ठीक है ना किया हुआ है, तो वो अपना कंप्लीट सिलेबस ठीक है 15 से 20 दिन में कंप्लीट करके ये जो पेपर्स वाला काम है अभी वो बाद में करो, क्योंकि हमारे पास लगभग पिछले 20 सालों के पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, आप लोग मार्केट में खरीदने जाएंगे, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। नीट से पहले जो एग्ज़ाम होता था ठीक है AIPMT, उसके भी पेपर्स आप लोग साथ में ही सोल्व किए जा सकते हैं, वो भी सेम ही होते थे। तो आपके पास पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक है तो उसके पीछे भी दिए होते हैं पेपर, वहाँ से भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। वैसे आपके पास भी पेपर सोल्व करने के लिए काफ़ी मटेरियल है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप लोग 1 बाय 1 MCQ सोल्व करो। अगर वो हो जाए तो अच्छा है, अगर ना हो तो उसका टॉपिक उठाओ। ठीक है, इससे पहले सिलेबस कंप्लीट होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो MCQ कौन से चैप्टर में से है। क्योंकि अगर आपको क्लास 11th का कुछ याद ही नहीं तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि ये MCQ कहाँ से आ गया, कौन से चैप्टर में से है, कौन से टॉपिक के साथ रिलेटेड है। तो इसलिए एक बार पहले सिलेबस को कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे भी सबसे पहला पॉइंट कि आपने कंप्लीट सिलेबस करके जाना है, सभी टॉपिक्स एक बार रीड करके जाने हैं, कोशिश करनी है कि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त याद रख लो, और फिर बाद में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है भी। सो भी ये थी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताने की ठीक है ना कोशिश की है कि आप लोग कैसे केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं इन 40 to 45 डेज़। तो इस स्ट्रेटजी को भी ज़रूर फॉलो करना। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रही तो सिंपली भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स उठाओ और उनको सोल्व करना शुरू कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा। टॉपिक टू टॉपिक आपके रीड आउट होते जाएंगे तो आपको सभी टॉपिक्स भी याद आ जाएंगे, वो भी आप लोगों के रिवाइज हो जाएंगे। सो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि डेली टू डेली ठीक है ना पढ़ना शुरू कीजिए। जिसने इस वक्त ठीक है एक्स्ट्रा एफर्ट किया वही आगे जाएगा। तो अगर आपको भी कुछ अलग करना है, अगर आपको भी अच्छी जगह अच्छे कोर्स में एडमिशन चाहिए तो भी उसके लिए एफर्ट तो आपको ज़रूर एक्स्ट्रा ये करना होगा। ठीक है, तो अपना डेली टू डेली एक रूटीन बनाकर स्टडी करना शुरू कर दो, क्योंकि जितने भी CBSE ICSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर हो चुके हैं, बायोलॉजी का पेपर अभी रहता है। जिस दिन आपका पेपर होगा उससे 3-4 दिन पहले अपने ठीक है पेपर की तरफ हो जाना। उतना टाइम अपना नीट एग्ज़ाम पर ठीक है जोर लगाओ अच्छे से, आपके पास अभी काफ़ी दिन बाकी हैं तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड या फिर कोई आप लोगों को टॉपिक्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।